प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो आए, का स्वागत है। लेकिन वो ये बता के जरूर, खट्टर सरकार उनसे जो उद्घाटन करवा रही है, वो जरूर ये बताए खट्टर सरकार कि वो कौन कौन से सन में किसके समय पे वो प्रोजेक्ट, वो परियोजना शुरू हुई थी, किसने काम शुरू कराया था, किसने मंजूर कराया था। अभी प्रधानमंत्री जी ने 3 परियोजना, ये तीसरी परियोजना है एक ही महीने में, 10 साल की इनकी सरकार के बाद, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करा। पहली रोहतक में हांसी रेल की लाइन, ये 2012 में हमारी सरकार के समय इसको मंजूर करा के शिलान्यास कराने का काम हमने किया था। उसके बाद दूसरा देवरखाना में आयुर्वेदिक योगा अस्पताल, वो भी मैंने मंजूर कराया था 2011 में। उसका तो 90% 70% काम पूरा हो गया था, बिल्डिंग का भी 2014 तक, जब ये नई सरकार बनी है। तो 10 साल में उद्घाटन ही अब जाके टाइम मिला। और तीसरा द्वारका एक्सप्रेस वे, ये भी हुड्डा सरकार की परियोजना है। उसी सरकार के समय इसकी जो है, इस पे काम शुरू हो गया था। कम से कम इस पे अब जाकर हरियाणा सेक्शन का कार्य लगभग, मैं समझता हूँ अभी दिल्ली सेक्शन तो नहीं खुला है, तो लेकिन कुछ कार्य हुआ है। तो ये भी बताया जाए कि भाई ये कब शुरू हुआ, किसने शुरू कराया। इस 10 साल के बाद भी तीनों परियोजनाओं का, अगर ऐसी परियोजनाओं का फीता कटवाया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा, जो तीनों परियोजनाएं हमारी सरकार के समय शुरुआत की, जिनकी शुरुआत की गई थी, तो इससे पता चलता है कि खट्टर सरकार ने तो कोई बड़ी परियोजना इन 10 साल में जो है पूरे हरियाणा में शुरुआत किसी की कराई नहीं। तो ये इस सरकार की विकासहीन कार्यशैली और हमारे द्वारा जो विकास की तरफ प्रदेश को लेके जाया गया था, दोनों ही बातों का प्रतीक है ये जो प्रधानमंत्री जी का जो है दौरे हो रहे हैं। दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सर हरियाणा में आने लगे हैं, क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हैं आज यादव को, स्वागत है। प्रजातंत्र में कोई कहीं जाए, सभी का स्वागत है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि सब अपनी पार्टियों के अलग अलग नेता जाते हैं, तो इसमें तो यही हम कहेंगे भाई वो आए, लेकिन वो ये बताएं, जो दूसरे प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं वो, और ये जो दूसरे नेता आ रहे हैं, वो ये बताएं कि संसद में जब मैंने सवाल पूछा था कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी किसके, कौन से प्रदेश में है, तो मोदी सरकार ने जवाब दिया इस संसद के सत्र में कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, जो 2014 के मुकाबले में 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई। तो प्रधानमंत्री जी के सरकार का जवाब था, यानी कि मोदी सरकार का, केंद्र सरकार का जवाब था। तो हरियाणा में जब आए तो ये भी बता के जाए कि जब वो ऐसी बात है, तो मैं समझता हूं कि उनने जब संसद में जवाब दिया उनकी सरकार ने, तो वो मुख्यमंत्री जी को, इस सरकार को वो फटकार लगा के जाए, उनको टाइट करके जाए, उनसे सवाल ये कहें कि भाई इस समस्या का नियंत्रण किया जाए, तो ज्यादा उचित होगा। गृह मंत्री का बयान आता है कि सोनिया गांधी जी को सिर्फ राहुल गांधी को ही मुख्यमंत्री बनाने का, प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य है। लगातार वो टिप्पणियां करते रहते हैं। ये गृह मंत्री जी जो हमारे विद साहब हैं, उनका एक वो है, वो अलग अलग बयान देके खबरों में बने रहते हैं, उनकी एक कार्यशैली का हिस्सा है, मगर उसका मैं समझता हूँ उसको हम सीरियसली नहीं लेते, और प्रदेश भी उसको सीरियसली नहीं लेता। आंध्र प्रदेश की जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है टीडीपी, उसने आज एनडीए से गठबंधन किया है। ठीक है, वो तो जो है वहाँ तो विपक्ष की पार्टी है, वहाँ तो YSR रेड्डी की, जगन की जो है, जगन मोहन जी है उनकी, वो चीफ मिनिस्टर हैं। तो ठीक है, ये तो एक प्रजातंत्र में हिस्सा है, कोई किसी के साथ करेगा, कोई किसी के साथ करेगा। उदय भान जी हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, आज उनका बयान आता है कि फिर से नरेंद्र मोदी को अगर प्रधानमंत्री बना देते हैं तो भारत को रूस बना दिया जाएगा। देखिए, उन्होंने जो बात कही है, जिस संदर्भ में कही है, उनसे आप जो है विस्तृत चर्चा कर सकते हैं, मगर जहां तक मेरे को समझ में आई है, वो इस बात को लेके कहा है कि जो रूस है, उसके अंदर जो लोकतंत्र है वो नियंत्रित लोकतंत्र है, उसमें सरकार प्रभावित किए नतीजे, और हमारे देश की लोकतंत्र भी उसी दिशा में मोड़ने का काम बीजेपी ने किया है। मैंने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करके नतीजे को अपने पक्ष में करने का नजारा रोहतक लोकसभा चुनाव के, पिछले चुनाव 2019 के चुनाव में देख लिया था। आपने भी शायद वो नजारा चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में देख लिया होगा, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो वोट थी वो सारी निरस्त करने का काम किया गया था।
तो ये नियंत्रित लोकतंत्र, मैं समझता हूं देश हित में जो बीजेपी ये चाह रही है कि लोकतंत्र को कमजोर करे, सरकारी मशीनरी का, सरकारी तंत्र का, एजेंसियों का, धनबल का, मीडिया बल का पे काबिज होके और उन सबका प्रयोग देश के लोकतंत्र के फैसलों को अपने पक्ष में करने का काम करे, तो ये तो काम नहीं है। और बीजेपी के तो टारगेट भी ये होते हैं, इनके तो कोई नारा नहीं होता, बीजेपी का ये नहीं नारा होता कि भाई इस बार इतनी पेंशन, इनका नारा होता है कि भाई 75 पार, 400 पार। इनका तो मतलब जो ये अपने लिए ही नारे देते हैं, जैसे बीजेपी का है 400 पार, हमारा है हमें मौका मिलेगा, पेंशन होगी 6000। तो हम तो लोगों के लिए नारे दे रहे हैं, ये तो नारे भी केवल अपने पक्ष के लिए देते हैं। तो ऐसी स्थिति देश में बन रही है। तो उस संदर्भ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बात कही है, मुझे ऐसा लगता है। आखिरी सवाल, 100 रुपए सिलेंडर पर घटा दिए हैं महिलाओं को। 10 साल 1000 से ऊपर सिलेंडर रखने के बाद पहले 6 महीने पहले घटाए गए, आए कहते हैं 900 रुपए के आसपास, अब इलेक्शन में घटाए गए। हमारी सरकार में तो 10 वर्ष सिलेंडर का लगातार की कीमत कभी 400 से ऊपर नहीं हुई थी। हमने तो चुनाव में उसको सस्ता करने की नहीं सोची। 10 साल कांग्रेस पार्टी ने 400 से कम रखा, जबकि कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तब ज्यादा थी, क्योंकि तब युद्ध चल रहा था मिडिल ईस्ट में। तो हमने 10 वर्ष तक 400 से कम सोचा, इन्होंने 10 वर्ष तक, वही मैं कह रहा हूं, ये जनता की नहीं सोचते, 10 वर्ष तक 1000 सिलेंडर रखा, और जब चुनावी वर्ष आ गया तो वोट लेने के लिए ये कम कर रहे हैं, और ये बढ़ा देंगे इलेक्शन के बाद। ये अगले, ये तो इनकी कार्यशैली का हिस्सा है। राजस्थान के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी सरकार की देन थी, आते ही इन्होंने खत्म कर दी, जबकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरी गारंटी है जितनी भी राजस्थान में जन सुविधा की योजनाएं गहलोत सरकार चला रही है, कोई बंद नहीं की जाएगी, कर दी बंद। वहां पे ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही थी, वो कर्मचारियों की बंद करके उसको पेंशन को खत्म कर दिया। तो ये चुनाव में ये क्या कहते हैं और क्या करते, चुनाव के बाद कुछ और करते हैं, इनका दोहरा चाल चरित्र चेहरा है। हम तो हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी, 500 रुपए से ज्यादा सिलेंडर, जो हुड्डा साहब ने एक घोषणा करी हरियाणा में, सिलेंडर 500 पे हरियाणा में हर गृहिणी को दिलवाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। राजस्थान में कल पेट्रोल पंप बंद है, तो लगातार जो 33% डीजल का जो GDP है वो बढ़ाया जाए। देखिए, ये सोचने की बात है कि देश में, भारत में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल क्यों है, जब पूरे विश्व के अंदर क्रूड कच्चे तेल का भाव में इतनी भारी गिरावट आई है। तो आज के दिन छोटे छोटे देश नेपाल और भूटान जैसे देशों में भी हमारे से सस्ता डीजल और पेट्रोल क्यों है, और हिंदुस्तान में सबसे महंगा क्यों है, और कोई इस बात की आवाज उठाए तो मीडिया के अंदर हमारी बाइट क्यों नहीं आप चल पाती। ये सारी एक, मैं समझता हूँ, गंभीर चिंतन का विषय है। आप दिखा देना इसको बाइट। लिस्ट कब तक आ जाएगी सर? आ जाएगी, सही समय पे आएगी।